जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। फ्रेंड, हम आपके लिए डेली ही प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं, जो कि अभी यूपी पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में 2024 में, उसके लिए आपके इसमें हम डेली एनसीईआरटी के चुनिंदा प्रश्न लेकर आते हैं। और ये जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, आपको इसमें टॉप के 20% डेली हम लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, उसमें जो प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं वो संविधान से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी सारे प्रश्न आपको यहाँ पर भारतीय संविधान से रिलेटेड देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ढेर सारे प्रैक्टिस सेट को डेली ही सॉल्व करना, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम डेली इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं मैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है। एक स्टेटमेंट है ये कि संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है, तो ये किसने बोला है आपको बताना है। ग्रेनिबल ऑस्टिन ने, वी.आर. अम्बेडकर ने, आइवर जेनिंग्स या फिर के हनुमतैया ने। किसका ये स्टेटमेंट है कि संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइवर जेनिंग्स। ठीक है। और देखिए, ये जो आइवर जेनिंग्स थे वो एक ब्रिटिश वकील और अकादमिक थे। ये उन्होंने भारत के संविधान को वकीलों को स्वर्ग इसलिए बोला क्योंकि संविधान निर्माताओं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, जिन्होंने इसको लिखा था, तो ऐसी एक कानूनी भाषा अपनाई जो कि वाक्यांश विज्ञान, मतलब इसे एक जटिल भाषा थी। ठीक है, जटिल दस्तावेज भाषा थी, इसे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी एक नॉर्मल इंसान को। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। चलिए अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारा, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। मौलिक अधिकारों में आता है शिक्षा का अधिकार, लेकिन किस अनुच्छेद में आता है आपको ये बताना है। 14 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 21 का में, या फिर अनुच्छेद 24 में। तो आप सभी जानते होंगे ये आता है 21 के का में। ठीक है, 21 का में इसे रखा गया है शिक्षा का अधिकार। और ये जो, तो जब संविधान 46वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम 2002 के तहत, तो इसमें एक 21 का भी ऐड किया गया, 21 में का ऐड कर दिया गया, जिसमें रखा गया कि मौलिक अधिकार के रूप में ही मतलब ये दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, मतलब सारे 6 से 14 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे होंगे उन सबको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये एक प्रावधान लागू किया गया 21 का के तहत, तो ये था। और ये किसके तहत रखा गया, ये 46वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत रखा गया। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। ठीक है, ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने वर्ड का है टोटल आपको बताना है। 1,24,500, 1,25,642, 1,17,368, या फिर 1,24,000। ठीक है, तो कितने शब्दों का ये बना हुआ है टोटल, तो ये है 1,17,368 शब्दों का ये बना हुआ है हमारा संविधान। जब ये बना था तो इसमें कितने भाग थे आपको पता है, कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, और इसमें कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, तो जब बना था तब इसमें 22, इस तरीके से लिखते हैं, इसमें भाग कितने थे, गॉड, 22 भाग थे इसमें। और अनुसूचियां कितनी थी, इसमें अनुसूचियां थी 8। ठीक है, और अनुच्छेद थे 395। ठीक है, ये जब बनकर रेडी हुआ था तब इसमें इतने थे कि 22 भाग थे, 395 इसमें अनुच्छेद थे, और इसमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 25 भाग हैं टोटल। ठीक है, और इसमें 12 अनुसूचियां शामिल हैं, और 448 अनुच्छेद हैं इसमें। कितने, 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और इसमें 5 परिशिष्ट भी शामिल हैं। ठीक है, कितने, 5। तो जिनके अंग्रेजी संस्करण में लगभग 1,17,368 या फिर 69 शब्द हैं टोटल। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, कैसा है,
ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और क्या आप लोगों को पता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, ठीक है, कि सबसे छोटा संविधान कौन सा है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये है संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? गांधी मिशन, इरविन प्लान, बेबेल प्लान या फिर कैबिनेट मिशन। ये जो हमारी संविधान सभा है तो वो किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के कहने पर, ठीक है। इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और कैबिनेट के मिशन के जो अध्यक्ष थे भारत मंत्री पैथिक लॉरेंस, ठीक है, वो उनके कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। और उन्हीं के मतलब इस मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 85। तो किसके तहत जारी कर सकता है रिट? तो रिट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। क्यों जारी करता है? तो भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और ये आदेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा? वो करेगा 32 के तहत, और ये जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, वो करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। क्लियर हुआ? अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 7। ये है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? ठीक है, किस अनुच्छेद में कानून का सभी को समान संरक्षण मिलेगा ऐसा प्रावधानित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 18। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 के तहत, ठीक है। किसके तहत? ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 के तहत। कैसे? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत, ठीक है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में? ये भाग 3 में है। तो उन्हीं के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, ठीक है, एवं विधियों के समान संरक्षण को पाबंद दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। चीज़ों को सिर्फ समझना, मतलब सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उनको समझना भी अच्छी तरीके से, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करते हुए चलना है। अगला हमारा 1946 में गठित संविधान के सदस्य नहीं थे। जब संविधान सभा गठित हुई थी तो उसके सदस्य कौन नहीं थे आपको बताना है। गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी या फिर अबुल कलाम आज़ाद। कौन नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा बाई मिस्टेक से गलत हो गया, ये 13, 14, 15, ठीक है, ये गलती से हो गया ऐड। इसका जो ऑप्शन नंबर इसका बंद हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया हमारा। तो देखिए, महात्मा गांधी भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा सदस्यों का चुनाव किया गया था, ठीक, और ये इसके सदस्य नहीं थे उस टाइम पर। अगला देखिए अपना अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये है भारत के पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय के द्वारा, अशोक मेहता, हनुमंत राव या फिर JB राव, ठीक है। तो किसके द्वारा हुआ था ये हुआ था बलवंत राय, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका 1 है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 1। इसके भी देखिए ऑप्शन यहाँ पर 17, 18, 19, 20 ये गलत हो गए हैं, बट कोई नहीं, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, राष्ट्र में 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की जो स्थापना की सिफारिश की, ठीक है, और अधिकतर राज्यों ने श्री बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैटर्न के आधार पर पंचायत राज अधिनियम को अपनाया था। क्लियर? अगला देखिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ये है
कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये जो सभा बनी थी तो उसमें जो टोटल सदस्य थे वो कितने सदस्य थे? 411, 389, 442 या फिर 512। इसके भी आप ये ऑप्शन सारे गलत हो गए हैं, ठीक है। ये टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? 389 सदस्य थे संविधान सभा में। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये है 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ये जो अंतरिम सरकार थी तो उसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष आपको बताना है 1946 के टाइम पर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और ये जो इसकी जो अंतरिम सरकार थी, ठीक है, अंतरिम सरकार कार्यकारी परिषद था, तो उसका जो गठन कब हुआ था? ये हुआ था 2 सितंबर 2 इस तरीके से 2 सितंबर और 1946, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को इस सरकार का गठन हुआ था। और पहले क्या थी? ये वायसराय की कार्यकारी परिषद थी पहले, ये वायसराय की कार्यकारी परिषद, लेकिन बाद में क्या बन गई? ये अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा बन गई फिर ये। चलिए 2 सितंबर 1946 से। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान को माना गया है, कैसा माना गया है? संघात्मक, एकात्मक, संसदीय या फिर रूप विधान में संघात्मक, भावना में एकात्मक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। ये वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हो जाएगा रूप विधान में तो हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक है, और भावना में ये एकात्मक है, ठीक है। ये डबल हो गया है, और भावना में एकात्मक है ये। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये है भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की बैठक कौन करते हैं? ये जो संसद होती है उसमें संयुक्त सत्र की जो बैठक होती है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यपाल। तो कौन करते हैं उसके जो संयुक्त सत्र की बैठक कौन करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय ये बैठक करते हैं। देखिए ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी विधेयक पर विचार विमर्श करने और मतदान करने के उद्देश्य से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। 2 सदन कौन से? एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। तो उन दोनों सदनों की ही संयुक्त बैठक ये बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो केवल साधारण विधेयकों या वित्तीय विधेयकों पर लागू होता है, ना कि धन विधेयकों या फिर संविधान संशोधन विधेयकों पर। चलिए अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे, जो जज होंगे, तो उनकी संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित होगी? वो होगी संसद में, ठीक है। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को विनियमित करने के लिए संसद प्राधिकृत है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारत में न्यायपालिका की संरचना कैसी है? अब आपको बताना है कि ये न्यायपालिका है हमारी, उसकी संरचना कैसी है। तो वो कैसी? एकीकृत है, पिरामिड है, सामूहिक है या फिर व्यवहारिक है। तो ये कैसी है? ये है पिरामिड, ठीक है। कैसी है ये? पिरामिड टाइप की संरचना है। देखिए कैसे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो राज्य उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, और ये जो फिर न्यायालय होते हैं वो जिला, ठीक है, फिर ये उच्च न्यायालय होंगे वो जिला और अन्य निचले स्तरों पर उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय जो हो गए वो उच्च न्यायालयों के अधीन रहेंगे,
और फिर ये छोटे जो हो गए, जैसे जिला हो गया, उच्च निचले स्तर पर हो गए न्यायालय, वो सभी उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेंगे। तो ये कैसी है, एक पिरामिड टाइप की संरचना इसकी होती है। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16, ये है सर्वोच्च न्यायालय में कामकाज के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी का, हिंदी का, अंग्रेजी व हिंदी दोनों का, या फिर उर्दू का? तो ये होता है अंग्रेजी भाषा का यूज। ठीक है, कामकाज के लिए कैसी भाषा होती है इसकी? अंग्रेजी भाषा होती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 ये है भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? ठीक, भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें नियुक्त कौन करते हैं? तो ये करते हैं महाधिवक्ता, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, ये करते हैं राष्ट्रपति नियुक्ति इनकी। चलिए अगला देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, न्यायपालिका में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, न्यायपालिका जो होती है उसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? न्यायाधीश उसमें टोटल कितने होते हैं? 33 न्यायाधीश, 34 न्यायाधीश, 43 न्यायाधीश या फिर 44 न्यायाधीश? तो इसमें होते हैं टोटल 33 न्यायाधीश। ठीक है, देश के उच्चतम न्यायालय जो होते हैं उसमें मुख्य न्यायाधीशों की मिलाकर जो कुल संख्या होती है वो 33 होती है। ये न्यायाधीश 65 वर्ष की ऊपर, ठीक है, 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर ये रह सकते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और ये है किस वर्ष मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया था? पहले से क्या बोलते थे? पहले से मद्रास बोलते थे, बाद में इसका नाम चेंज कर कर तमिलनाडु रख दिया गया। तो ये 1992 में, 1968 में, 1975 या फिर 1922 में? तो ये हुआ था चेंजेस इसमें सन 1968 में। ठीक है, 1968 में इसका नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया था मद्रास से। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है आप लोग बता सकते हैं? ये है चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पर है? चेन्नई में। अगला हमारा क्वेश्चन 20, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से, अमेरिका संविधान से, आयरलैंड संविधान से या फिर दक्षिण अफ्रीका संविधान से? तो ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उसकी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये कहाँ से ली गई? वो ली गई है अमेरिका संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने ये अपने उसमें ऐड करा है संविधान में। तो ये थे आज के हमारे 20 MCQs। कैसे लगे आपको? उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और ऐसी ही प्रैक्टिस सेट हम डेली ही लेकर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी हम सीरीज चला रहे हैं GK GS की प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम डेली 20 के MCQs लेकर आते हैं जो कि NCERT बेस्ड पर आधारित होते हैं। आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज़ आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।